हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन मौर्य आप सबका एक बार फिर से एनकेएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आपको हम पढ़ाएंगे आरआरबी एनटीपीसी के लिए प्रीवियस ईयर जीके जीएस, जिसकी यह क्लास नंबर 20 है। फ्रेंड्स, इससे पहले जो है 19 क्लास हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाइए मेरे चैनल पर और सभी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको जो भी प्रश्न कवर कराए जा रहे हैं उस क्वेश्चन के साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट आपको दिए जा रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसी जीके जैसे आपको पढ़ने को कहीं नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ओडिशा। ओडिशा जो है यह भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के साथ में हम खनिज उत्पादन में भारत के प्रमुख राज्य देखेंगे और देखेंगे कौन सा राज्य किस खनिज के उत्पादन में पहले नंबर पर है। अगर आपसे पूछ ले कि कोयला उत्पादन में कौन सा राज्य पहले नंबर पे है, तो तुम्हारा हो जाएगा छत्तीसगढ़। कौन हो जाएगा? छत्तीसगढ़। अगर आपसे पूछ ले कि हीरा उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है, तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। और तांबा में पूछ ले तो तांबा में भी तुम्हारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगर लौह अयस्क में पूछ ले तो उड़ीसा हो जाएगा। और चांदी में हो जाएगा राजस्थान। कच्चा तेल में पूछ ले तो इसमें भी तुम्हारा राजस्थान हो जाएगा। और प्राकृतिक गैस में पूछ ले कौन सा राज्य जो है टॉप पर है, तो असम हो जाएगा। अगर मैग्नीज अयस्क में पूछ ले तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। और सोना अगर पूछ ले कि सोने में कौन सा राज्य टॉप पर है, तो तुम्हारा कर्नाटक हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि अभ्रक उत्पादन में कौन सा राज्य टॉप पर है, तो तुम्हारा झारखंड हो जाएगा। और अगर अभ्रक में पूछ ले कि देश कौन सा टॉप पर है, तो देश में तुम्हारा भारत हो जाएगा। कौन हो जाएगा? भारत अभ्रक उत्पादन में जो है पहले नंबर पे है। अगर यूरेनियम पूछ ले तो इसमें तुम्हारा आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे हो जाएगा। और कैडमियम में भी तुम्हारा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। निकिल में तुम्हारा हो जाएगा उड़ीसा। और थोरियम हो जाएगा केरल। थोरियम जो है यह पाई जाती है मोनोजाइट में। इसमें मोनोजाइट, ठीक है, इसमें पाई जाती है तुम्हारी थोरियम। ये तुम्हारा केरल टॉप पर है। देश में अगर पूछ ले तो देश में थोरियम में के भंडार जो है केरल में पाई जाती हैं। तुम्हारा भारत देश जो है यह टॉप पर है। फ्रेंड्स, अगर आप जीके जीएस इसी प्रकार से पढ़ोगे तो आपको आने वाले समय में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न के साथ में आपको इतने सारे फैक्ट मिल रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से हमेशा इंपॉर्टेंट ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर था? ये क्वेश्चन पूछा गया है तुम्हारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कृषि पर। किस पर मुख्य फोकस था? कृषि पर। अब फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के साथ में हम जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं तुम्हारी, उन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है यह कब से कब तक चली थी, तो यह तुम्हारी रही थी 1951 से 56 तक। कब से? 1951 से 56 तक। अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, या किस मॉडल पर आधारित थी, या तुम्हारी हैराड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पर? हैराड डोमर मॉडल पर। अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करना। यानी कृषि क्षेत्र पर जो है इसमें मुख्य रूप से ध्यान दिया गया था। अगर आपसे पूछ ले कि दूसरी पंचवर्षीय योजना है यह कब से कब तक रही है, तो यह तुम्हारी रही है 1956 से 61 तक। कब से? 1956 से 61 तक। और यह जो पंचवर्षीय योजना है यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस पर आधारित है। और जो है इसका मुख्य उद्देश्य था भारी उद्योगों की स्थापना पर विशेष ध्यान दिया गया था। इसमें इसमें भारी। और यही दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत ने जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था चुना था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था कब चुना था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में चुना था। ये भी याद रखना। नेक्स्ट है तीसरी पंचवर्षीय योजना। यह तुम्हारी चली है 1961 से 66 तक। और यह जो मॉडल था यह गडगिल मॉडल पर आधारित थी। इस पर गडगिल मॉडल पर। और इसमें जो है इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि एवं उद्योगों का विकास। क्या था? कृषि एवं उद्योगों का विकास। इसका मुख्य फोकस था कृषि और उद्योगों दोनों का विकास करना। अगर आपसे पूछ ले कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना है यह कब से कब तक रही है, तो यह रही है 1969 से 1974 तक। कब से? 1969 से 1974 तक। और यह जो मॉडल था इसका अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी। किस पर? अशोक रुद्र मॉडल। और इसका मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता। क्या था? आत्मनिर्भरता इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है पांचवी पंचवर्षीय योजना। यह तुम्हारी चली है 1974 से 78 तक।
1974 से 78 तक चली है। और यह जो है एक ऐसी योजना है जो समय से पहले समाप्त हो गई थी, क्योंकि इसको 79 तक चलना था, लेकिन 1 साल पहले ही इस योजना को जो है समाप्त कर दिया गया था। अगर आपसे पूछ ले कि यह किस मॉडल पर आधारित थी, तो यह तुम्हारे डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। किस पर? डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी का उन्मूलन। क्या था? गरीबी का उन्मूलन। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि गरीबी का उन्मूलन जो है या किस पंचवर्षीय योजना में आया था, तो यह तुम्हारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया था, याद रखना। नेक्स्ट है 6ठी पंचवर्षीय योजना। यह तुम्हारी चली है 1980 से 85 तक। यहाँ पर जो 2 वर्ष का गैप रहा है, इसमें जो तुम्हारा है रोलिंग प्लान आया था। क्या था? रोलिंग प्लान। ठीक है, याद रखना, इसमें 2 वर्ष में आया था रोलिंग प्लान। ये तुम्हारी चली है 1980 से 85 तक। इसका जो मॉडल था आयात निर्यात मॉडल पर आधारित थी, और इसका मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति। क्या था? आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है 7वीं पंचवर्षीय योजना। यह तुम्हारी चली है 1985 से 90 तक। 1985 से 90 तक चली थी, और इसका जो है मुख्य उद्देश्य था रोजी रोटी एवं उत्पादकता। क्या था? रोजी रोटी एवं उत्पादकता इसका मुख्य उद्देश्य था। और यही 7वीं पंचवर्षीय योजना में 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। और इसका जो है 1992 में जो है इसका 1992 में एक्ट आया था। हर्षद मेहता वाला केस जो है इसी से संबंधित है। नेक्स्ट है 8वीं पंचवर्षीय योजना। यह तुम्हारी चली है 1992 से 97 तक, और जो है इसका मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास। क्या था? स्थिरता के साथ विकास। और इसमें जो है मुख्य फोकस किया गया था HDI पर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, इस पे जो है इसका मुख्य फोकस किया गया था। नेक्स्ट है 9वीं पंचवर्षीय योजना। यह चलिए तुम्हारी 1997 से 2002 तक, और इसका मुख्य उद्देश्य था विकास के साथ सामाजिक न्याय। क्या था? विकास के साथ सामाजिक न्याय इसका मुख्य उद्देश्य था। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है यह 2002 से 2007 तक चली है। ठीक है, और जो है इसका मुख्य उद्देश्य था समावेशी विकास। क्या था? समावेशी विकास। यह जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है यह तुम्हारी 2007 से 2012 तक चली है, और इसका मुख्य उद्देश्य था तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। क्या था? तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। कई बार पूछा गया है 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना। यह तुम्हारी चली है 2012 से 2017 तक। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य था तीव्र धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास। क्या था? तीव्र धारणीय एवं अधिक अधिक समावेशी विकास। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। अंतिम पंचवर्षीय योजना जो थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आपको बताना है तीव्र धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिकी की कौन सी शाखा स्थिर तरल पदार्थ के गुणधर्म से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हाइड्रोस्टेटिक्स। क्या हो जाएगा? हाइड्रोस्टेटिक्स जो है यह भौतिकी की स्थिर तरल पदार्थ के गुण से संबंधित है, याद रखना। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के साथ में हम विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं डिस्कस करेंगे, तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि मैरी कल्चर जो है यह किससे संबंधित है, तो इसमें जो है समुद्री जीवों का अध्ययन किया जाता है। किसका? समुद्री जीवों का अध्ययन। अगर आपसे साइकोलॉजी पूछ ले तो इसमें मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। और यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि पैलियो बायोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो इसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। किसका? जीवाश्मों का अध्ययन। अगर आपसे पूछ ले कि हेलियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो इसमें सूर्य का अध्ययन होता है। और अगर आपसे पूछ ले कि एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो कीटों का अध्ययन किया जाता है। किसका? कीटों का अध्ययन। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ ले कि कॉस्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो इसमें ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। किसका? ब्रह्मांड का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तारापुर। कहाँ पर? तारापुर महाराष्ट्र जो है यहाँ पर भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है यह स्थापित किया गया था। अगर पूछ ले कब, या 1969 में जो है स्थापित किया गया था। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के साथ में हम भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं हम सबको डिस्कस कर लेंगे, ताकि परीक्षा में आपका कोई भी प्रश्न यहाँ से बने तो गलत ना हो पाए। और फ्रेंड्स, जीके जीएस पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही है
कि आप एक क्वेश्चन के साथ में उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आप वहीं पर नोट कर लीजिए, ताकि दोबारा उस क्वेश्चन को पढ़ना ना पड़े। तो आइए एक एक करके देखते हैं। यही तुम्हारा क्वेश्चन पूछा गया कि तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है यह कहाँ पर पहला था। यह तुम्हारा 1969 में लगा था और यह महाराष्ट्र में है, और यह जो है भारत का प्रथम है। कौन है? भारत का प्रथम है। और अगर आपसे पूछ लिया किसकी सहायता से लगा था, तो यह अमेरिका की सहायता से लगा था। किसकी सहायता से? अमेरिका की। नेक्स्ट है कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। यह कहाँ है तुम्हारा? यह तमिलनाडु में है और 1984 में लगा था। कब लगा था? 1984 में। नेक्स्ट है कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। यह कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और अगर पूछ ले कब लगा था, तो सन 2000 में लगा था। कब लगा था? सन 2000 में। नेक्स्ट है नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। यह 1991 में लगा था और यह तुम्हारा उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र। यह तुम्हारा गुजरात में है और 1993 में लगा था। कब लगा था? 1993 में। नेक्स्ट है राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र। यह तुम्हारा 1973 में लगा था और यह कोटा राजस्थान में है। कहाँ पर है? कोटा राजस्थान में। नेक्स्ट है कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। यह तुम्हारा 2013 में लगा था और यह तमिलनाडु में है, और यह जो है रूस की सहायता से लगा था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो किसकी सहायता से लगा था, तो रूस की सहायता से लगा है। और यह भारत का सबसे नया परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर इसकी क्षमता पूछ रहे तो इसकी क्षमता 2000 मेगावाट है और यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है। ये भी याद रखना। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, तो तुम्हारा हो जाएगा कुडनकुलम नाभिकीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नर्मदा नदी पर। किस पर है? यह जो बांध तुम्हारा है नर्मदा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल पुरस्कार विजेता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मलाला यूसुफजई। कौन है? मलाला यूसुफजई जो हैं यह सबसे कम आयु की नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। तो फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन के साथ में हम नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर सबसे कम आयु में पूछ ले तो तुम्हारी मलाला यूसुफजई हैं। इनको जो है 17 वर्ष की आयु में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, और यह जो है 2014 में कैलाश सत्यार्थी के साथ शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। ये भी पूछ सकता है कि इनको किस क्षेत्र में मिला था, तो शांति के क्षेत्र में मिला था। और कैलाश सत्यार्थी ये जो है भारत के रहने वाले हैं। कहाँ के? भारत के। ये जो है बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कैलाश सत्यार्थी किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो बचपन बचाओ आंदोलन से। तो इनके साथ में इन दोनों को एक साथ मिला था। नेक्स्ट है अगर आपसे पूछ ले ये जो मलाला यूसुफजई हैं इनकी बुक भी है, उस पुस्तक का नाम अगर पूछ ले तो इनकी पुस्तक का नाम हो जाएगा वी आर डिस्प्लेस्ड। क्या हो जाएगा? वी आर डिस्प्लेस्ड। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे कम उम्र में पुरुष जो है या पुरुष जो है उनको किसको मिला है, तो तुम्हारे हो जाएंगे लॉरेंस ब्रेग 25 वर्ष की आयु में। ये जो है सबसे कम उम्र में महिला है तुम्हारी, उनको 17 वर्ष की आयु में मिला था। और अगर पुरुष पूछेगा तो हो जाएंगे तुम्हारे लॉरेंस ब्रेग। ये भी याद रखना, इनको 25 वर्ष की आयु में मिला है। अगर पूछ ले कि सबसे अधिक आयु में प्राप्तकर्ता कौन है, तो तुम्हारे गुड इनफ हो जाएंगे। इनको जो मिला है 97 वर्ष की आयु में मिला है। सबसे बूढ़े व्यक्ति हैं गुड इनफ, इनको 97 वर्ष की आयु में नोबेल पुरस्कार मिला है। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछ ले कि नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत कब से हुई है, तो इसकी शुरुआत 1901 से हुई है। ठीक है। और अगर पूछ ले नोबेल पुरस्कार फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1900 में। कब हुई थी? 1900 में। लेकिन यह पहली बार 1901 में जो है पुरस्कार दिए गए थे। प्रारंभ जब हुआ था पुरस्कार देने का, तो 5 क्षेत्र में दिए जाते थे। वह क्षेत्र कौन कौन से हैं? भौतिक क्षेत्र में, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिए जाते थे। लेकिन 1969 से जो है इसमें जो है अर्थशास्त्र को जोड़ दिया गया, तो अब कुल जो है यह 6 क्षेत्र में जो है दिए जाते हैं। कितने क्षेत्र में? 6 क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुओं को पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तन्यता। क्या कहलाती है? तन्यता। पतले तार के रूप में जो है खींचने की जो विशेषता होती है या कहलाती है तन्यता। अगर आपसे पूछ ले कि जो तुम्हारी धातुएं होती हैं उनको पीट पीट कर पतली पतली जो चादर बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है?
पतली पतली चादर, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है अधातवर्धनीता। क्या कहा जाता है? अधातवर्धनीता। ठीक है, पतली पतली चादर जो बनाई जाती है उनको अधातवर्धनीता कहा जाता है, और जो पतले पतले तार बनाए जाते हैं उनको कहा जाता है तन्यता। क्या कहा जाता है? तन्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसेट 1B को कब शुरू किया गया था? इनसेट 1B को कब शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1983 में। कब शुरू किया गया था? 1983 में। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के साथ में हम इनसेट के जितने भी उपग्रह लॉन्च हुए हैं उन सब के बारे में देखेंगे, और जो है भारत के कुछ प्रमुख उपग्रह हैं उनके बारे में भी देखेंगे। अगर आपसे इनसेट की फुल फॉर्म पूछ ले तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। क्या हो जाएगा? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, या फिर हिंदी में इसको कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली। ठीक है, या जो है भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली है। इसकी जो शुरुआत हुई थी 30 अगस्त 1983 को हुई थी। कब हुई थी? 30 अगस्त 1983 को। और यह जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स, या नासा के सहयोग से हुई थी। इसमें जो है कुल 24 जो है, इसमें कुल 24 उपग्रह लॉन्च हुए थे, जिनमें से 11 अभी भी कार्यरत हैं। कितने? इनमें से 11 अभी भी कार्यरत हैं। अगर आपसे पूछ ले कि इनसेट 1 जो है 1A है, यह कब शुरू हुआ था? तो इसको लॉन्च किया गया था 10 अप्रैल 1982 को। इनसेट 1A को लॉन्च किया था 10 अप्रैल 1982 को। और अगर इनसेट 1 भी पूछ ले तो यह लॉन्च हुआ था 30 अगस्त 1983 को। इसको जो है नासा के सहयोग से फ्लोरिडा, अमेरिका से लॉन्च किया गया था, ये भी याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है, तो भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। अगर पूछ लिया कब लॉन्च हुआ था, तो तुम्हारा 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च हुआ था। कब? 19 अप्रैल 1975 को। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का दूसरा उपग्रह कौन सा है, तो तुम्हारा भास्कर 1 हो जाएगा। भास्कर तुम्हारे एक भारतीय गणितज्ञ थे। कौन थे? भारतीय गणितज्ञ। उनके नाम पर जो है इस उपग्रह का नाम रखा गया था भास्कर 1। यह जो लॉन्च हुआ था 1 जून 1979 को लॉन्च हुआ था। यह रूस की सहायता से लॉन्च हुआ था, ये भी याद रखना। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि भारत का प्रथम स्वदेशी उपग्रह कौन सा है, तो तुम्हारा हो जाएगा रोहिणी। कौन सा हो जाएगा? रोहिणी। अगर पूछ ले यह कब लॉन्च हुआ था, तो तुम्हारा लॉन्च हुआ था 10 अगस्त 1979 को। कब? 10 अगस्त 1979 को। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ ले कि विश्व का प्रथम उपग्रह कौन सा है, तो तुम्हारा हो जाएगा स्पुतनिक 1। कौन हो जाएगा? स्पुतनिक 1। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा विश्व का प्रथम। किसका है यह? यह रूस का है। किसका है? रूस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अशोक ने। किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने जो है सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछ ले कि यह जो सांची का स्तूप है, इसको मौर्य सम्राट अशोक मौर्य ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। यह भी पूछा गया कि इसको कब बनवाया था, तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में जो है इसको बनवाया था। यह जो सांची का स्तूप है, यह भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं से में से एक है, ये भी याद रखना। और अगर पूछ लिया कहाँ पर स्थित है, तो यार मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। और अगर आपसे पूछ ले कि यह जो सांची का स्तूप है, यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल हुआ था, तो यह 1989 में शामिल हुआ था। कब? 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा एक क्या थे? ठीक है, तो ये तुम्हारे थे चित्रकार। क्या थे? चित्रकार। ये क्वेश्चन याद रखना, कई बार परीक्षा में पूछा गया कि राजा रवि वर्मा जो थे या क्या थे, या तुम्हारे चित्रकार या फिर पेंटर थे। क्या थे? पेंटर। यह जो थे, अगर आपसे कहाँ से संबंधित थे, तो तुम्हारी रियासत थी त्रावणकोर। क्या थी? त्रावणकोर। त्रावणकोर जो रियासत थी केरल की, वहां से उससे संबंधित थे, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर 2005। कब प्रभावी हुआ था? अक्टूबर 2005 में। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ ले क्या जो आरटीआई है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी राइट टू इन्फॉर्मेशन। क्या हो जाएगी? राइट टू इन्फॉर्मेशन, या फिर हिंदी में इसको कहते हैं सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार। अगर आपसे पूछ ले यह पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, तो यह 12 अक्टूबर 2005 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। 12 अक्टूबर 2005 को। इसका जो है तात्पर्य क्या होता है? सूचना अधिकार का तात्पर्य है सूचना पाने का अधिकार, जो सूचना अधिकार कानून लागू हो करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है। ये इसका जो है प्रमुख उद्देश्य होता है। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है
तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और जो है उनसे चैनल सब्सक्राइब करने को कहें, क्योंकि फ्रेंड्स यह वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है और ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आपसे बार बार कहते हैं कि यह वीडियो जो है पूरी देखें और जो है क्वेश्चन नोट करते भी चलें।